हेलो नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे, क्लास लेने के लिए तैयार होंगे। इतने ऐसे बच्चे हैं, कई दिन बाद आज आप मुझे देख पा रहे होंगे। ठीक है, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं आप? तो फटाफट से ऐसा करेंगे कि चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाएंगे। और आज एक बहुत खास टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, मतलब एकदम क्लासिक टॉपिक है आज जो हम कवर करेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को कवर कराना तो बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो अभी कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। यू विल डेफिनेटली मेक कमेंट विद इन 5 to 10 मिनट्स। आज की टॉपिक की बात करते हैं। टुडेज टॉपिक हमारा है क्या? इंपोर्टेंट सोसाइटीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या इंपोर्टेंट सोसाइटीज लिख लीजिए। सोसाइटीज, और दीज आर कॉल्ड सोशियो रिफॉर्म्स। सोशियो रिफॉर्म्स भी इनको कहा जाता है। सोशियो रिफॉर्म्स भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। इंपोर्टेंट सोसाइटीज एंड सोशियो रिफॉर्म्स ये क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल के लिए कि आर्य समाज क्या होता है, आर्य समाज का स्थापना किसने की, कब की। ऐसे क्वेश्चन देखे हैं आपने? मेजरली हर एक एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये पार्ट होता है हिस्ट्री का, लेकिन इसको अलग से अगर हम कवर आपको करा देंगे तो वो स्टैटिक के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोर्शन बनता है। स्टैटिक जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोर्शन बनता है। अगर किसी बच्चे को बाइलिंगुअल की इशू आती है तो मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको बाइलिंगुअल वाली इशू आती हो, कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं या आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं। मैं जानना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि चीजें चलती कैसी हैं। 10वीं या 12वीं के बाद सीधे निकलने के बाद उनको लगता है कि टीचर जो है वो ये नहीं बता रहा है। अरे भैया अगर आपकी मानसिकता इतनी बेहतर होती कि आप खुद से चीजों को समझ जाते, तो शिक्षकों का तो रोल ही खत्म हो जाता ना। हम्म। चलिए, सभी चीजें नॉर्मल हैं। और वो जो बाइलिंगुअल वाला कंसर्न, हालांकि आज तक कभी मेरे किसी बैच में नहीं आया, अभी भी नहीं है। एक बच्चा कहा जा रहा है तो उसको बता रहा हूं कि बाबू ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फटाफट बताइए, अगर हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं तो आप बता दीजिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, बंगाल में इसकी स्थापना की जाती है 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो की जाती है वो कब की जाती है? 1784 में स्थापना की जाती है। 1784 कब की जाती है? 1784 में इसकी स्थापना की जाती है। एंड स्थापना कहां की जाती है? स्थापना कहां हुई? सर वो स्थापना होती है बंगाल में। लेकिन एग्जाम में स्थापना कहां हुई इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके जरूरी बनते हैं। जैसे स्थापना किसके द्वारा हुई? विलियम जोन्स के द्वारा। स्थापना किसके द्वारा हुई? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा हुई। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा यह स्थापना हुई है। याद रखेंगे? हाँ जी सर। दूसरी चीज एक और समझना, हु वाज द फाउंडर? हु वाज द फाउंडर? दैट वाज विलियम जोन्स। अब सबसे बड़ी बात आती है, आखिरकार इस सोसाइटी की जब स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय समाज में, समाज में भारतीय शिक्षा का ही प्रचार प्रसार करना। भारतीय शिक्षा का ही प्रसार प्रसार, भारतीय शिक्षा का प्रसार प्रसार, प्रसार। या आप मान लीजिए भारत की प्राचीन, या फिर आप मान लीजिए
भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में शिक्षा प्रसार करना। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक महत्व का वर्णन, महत्व का वर्णन लोगों को बताए रखना। बट कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडिया नहीं है बच्चे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बंगाल की इस एशियाटिक सोसाइटी के बाद भारत के अंतर्गत भारत के इतिहास में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। इसने भारतीय इतिहास में कई प्रभाव डाले, इसने भारतीय इतिहास को प्रभावित भी किया है, इतिहास को प्रभावित किया है, प्रभावित किया है, इसने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है, इसने किसको, इसने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और इसमें आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में कुछ फैक्टर्स आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, तो वो आपको याद रहेगा। अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं, अगले जो भी हमारा सोशियो रिफॉर्म है उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़े। नमस्ते भाई, नमस्ते, फटाफट से बताइए भाई, आगे बढ़े। चलो आगे हम बात करते हैं आत्मीय सभा की, आगे हम बात करते हैं आत्मीय सभा की, जो आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलती है 1815। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की जो आपको 1815 में देखने को मिलती है, और ये आत्मीय सभा आपको देखने को मिलती है 1815 में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन रॉय के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, राजा राममोहन रॉय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजा राममोहन रॉय के द्वारा स्थापना की गई आत्मीय सभा की। इसका विशेष महत्व क्या है? महत्व क्या है? सिग्निफिकेंट इसका क्या है? इसका क्या है? इसका सिग्निफिकेंस आपको क्या देखने को मिलता है? भारत के समाज के अंदर जो चल रही पुरानी प्रथाएं थी, जिसकी वजह से समाज के अंदर विभाजन आ रहा था, उनको रोकना। भारत के समाज की पुरानी प्रथाओं को रोकना, पुरानी प्रथाओं को रोकना। सभी पुरानी प्रथा नहीं, वे पुरानी प्रथा जो समाज में, वे पुरानी प्रथा जो समाज में विभाजन का कारण बनती है, विभाजन का कारण बनती है। एग्जाम्पल के लिए सती प्रथा, एग्जाम्पल के लिए सती प्रथा, दास प्रथा, जाति व्यवस्था, उस सब को रोकना मेजर ऑब्जेक्टिव था। सती सिस्टम, स्लेव सिस्टम, सती सिस्टम, स्लेव सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और इसको राजा राम रॉय ने बहुत ज्यादा कोशिश भी की थी, और आत्मीय सभा का ही वो प्रयास था जिसकी वजह से 1829 में सती प्रथा पर रोक भी लगाई गई। और इसका एक बड़ा अचीवमेंट ये भी है कि सती प्रथा पर रोक भी यहीं से लगी, सती प्रथा पर रोक। ठीक है, एम्बार्गो ऑन द सती सिस्टम दैट वाज डन इन दैट टाइम। और ये कब किया गया भाई? सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई है? 1829 में। और इसके अंदर राजा राममोहन रॉय की एक विशिष्ट भूमिका आपको देखने को मिलती है, राजा राममोहन रॉय की एक विशिष्ट भूमिका आपको देखने को मिलती है। याद रखेंगे? बहुत बढ़िया।
मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। वेदांत कॉलेज। अच्छा, आत्मीय सभा थी कहां पर? ये बंगाल में ही थी। आत्मीय सभा कहां थी? बंगाल के अंदर ही थी। आत्मीय सभा भी बंगाल में ही थी। उसके बाद वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना की जाती है 1825 में। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। और वेदांत कॉलेज भी आपको कहां देखने को मिला? बंगाल में। और इसकी स्थापना भी राजा राममोहन रॉय ने की। अब बंगाल में देखने को मिला और इसकी स्थापना भी राजा राममोहन रॉय ने की। और राजा राममोहन रॉय, इसकी स्थापना भी राजा राममोहन रॉय ने की। ठीक है, याद रखिएगा, विशिष्ट तौर पर याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, पुराने समाज की व्यवस्था को, पुरानी प्रथाओं को क्या कहा जाता है? ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। वेदांत कॉलेज का जो मेजर इंपैक्ट था वो यही था कि जो जो इनके समाज से जुड़ना चाहते हैं वो आसानी से जुड़ पाए। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिला था। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े, वेदांत कॉलेज समझ लेंगे। नेक्स्ट समाज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा देखने को मिलता है। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा देखने को मिलता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन सबसे मजेदार बात कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो की गई है वो कहां पर की गई है? कहां? लोकेशन। इसकी जो स्थापना की गई है वो कहां पर की गई है, उसकी लोकेशन क्या है? सर, इसकी जो स्थापना हमें देखने को मिलती है, दैट वाज इन लंदन। मजे की बात तो यही थी, लंदन में। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? दैट वाज भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना की गई। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना की गई। प्रमुख उद्देश्य क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव, प्रमुख उद्देश्य क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था वो समझिए। देखो, मेजर ऑब्जेक्टिव जो था इस टर्म का वो क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अंतर्गत कि भैया जी आप भारत के ऊपर ध्यान दीजिए, ब्रिटिशर्स को भारत की समस्याओं से अवगत कराना। ब्रिटिश सरकार को भारत की समस्या से अवगत कराना, अवगत कराना, भारत की समस्या से अवगत कराना। ये आपको मेजर यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए बच्चे, देन वी विल मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कुछ बच्चे हैं, सर क्लास बंद क्यों थी? क्योंकि बेटा जब चालू हुई तो आपने समय यही पूछने में निकाल दिया कि बंद क्यों थी। आपका ध्यान पढ़ने से ज्यादा इस चीज पर होता है कि आज क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है या आज पढ़ाया क्यों जा रहा है। जिस दिन आपकी मानसिकता में परिवर्तन आएगा तभी चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैन ऑफ इंडिया, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एंड इनके बारे में एक चीज और याद रखना, इन्होंने कई सारी बुक भी लिखी हैं और कांग्रेस की स्थापना में इनका काफी अहम योगदान है। स्थापना में अहम योगदान है इनका।
कांग्रेस की स्थापना में इनका अहम योगदान देखने को मिलता है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रह्मो समाज। इसके बारे में बहुत बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ब्रह्मो समाज, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रह्म समाज, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। इसकी स्थापना 1828 में होती है। स्थापना 1828 में। और स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय प्लस देवेंद्रनाथ ठाकुर, प्लस देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर इज नोन एज देवेंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। देखो, ठाकुर इज जस्ट अ टैगोर। आप ना ठाकुर और टैगोर में कभी कंफ्यूजन मत करना कि जो ठाकुर टर्म है ना, इसको बंगाली लैंग्वेज में टैगोर से कन्वर्ट कर दिया गया। तो बेसिकली रविंद्रनाथ ठाकुर थे, जी हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर थे, बट लेटर ऑन विद द पीरियड दैट नेम वाज फेमस बाय एज टैगोर। समझे? ये चीज आपको देखने को मिली। तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ब्रह्म समाज के अंदर कहा गया था कि जो परम रूप है, जो परम रूप है वो भगवान है। भगवान एग्जिस्ट करता है, लेकिन भगवान के अवतार नहीं हो सकते। अवतारों की पूजा मत कीजिए, एक भगवान है, बस उस भगवान की पूजा कीजिए। मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो मेजरली इनका जो कंसर्न था, जो ब्रह्म समाज का कंसर्न था, वो सिर्फ एक चीज पर था कि भगवान तो है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो किसी रूप में कभी भी अवतरित नहीं हुआ। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी थी जो बहुत बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी थी, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन ब्रह्म समाज का सेपरेशन होता है, सेपरेशन, विभाजन। ब्रह्म समाज का सेपरेशन होता 1866 में, और ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बढ़ गया, द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और एक आदि ब्रह्म समाज। एक तो बन जाता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरा आपको देखने को मिलता है आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज एंड दूसरा आपको देखने को मिलता है भारतीय ब्रह्म समाज। तब दोनों में फर्क है। आदि का मतलब यहां पे हम डायलेक्ट करना चाह रहे हैं इस चीज को, आदि यानी पुराना वाला। आदि मीन टू से दैट इज बाय ओल्डर वाला, ओल्डर वाला। तो आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना यहां पर की गई है वो 1866 में सेपरेशन के बाद बना। दैट वाज देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ ये इसको लीड कर रहे हैं। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज जो एक नया है, लेटेस्ट है, ये बिल्कुल नया नया बना था 1866 में, इसको केशव चंद्र सेन लीड कर रहे थे। सर सुन नहीं पाए नाम, दोबारा बताएंगे? केशव चंद्र सेन, बहुत नया नाम है, पेपर में भी रिसेंटली पूछा गया है। केशव चंद्र सेन, चंद्रसेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। केशव की स्पेलिंग मुझे पता है कि आप अलग लिखते हो, पर केशव की स्पेलिंग यहां पे केशव है, वो केशव चंद्र सेन। हे केशव, ये वो वाला केशव नहीं है, ठीक है। हे पार्थ, आप कहीं तो आगे बढ़ जाएं, नोट हो गया है तो ये अगले समाज की तरफ चलें क्या? क्लास में कमेंटों का फ्लो बता रहा है कि आज आप कितने लोग उपस्थित हैं। इस वजह से चीजों में दिक्कत होती है भाई, ठीक है। आगे बढ़िए। तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा, बोधनी सभा, इसकी स्थापना कहां हुई है? बंगाल। सेपरेशन हुआ क्यों था? क्योंकि केशव चंद्र सेन का मानना था कि भगवान होते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग कई प्रकार के अलग अलग मायने थे। अब तत्वबोधनी सभा लिखिए, 1839 में स्थापना होती है। ईयर 1839, किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर भाई, देवेंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर।
रीजन क्या था? 1833 में 1833 में डेथ हो जाती है किसकी? 1833 में डेथ होती है अपने राजा राममोहन रॉय जी की। इनकी डेथ होती है 1833 में, और इनकी डेथ के बाद जो ब्रह्म समाज था वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। तो ब्रह्म समाज के अंदर और अधिक लोगों को लाने के लिए तत्वबोधनी सभा को बनाना पड़ा था, जो देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई थी। तो इस चीज को याद रखना बच्चे, भूल मत जाना, किसी प्रकार की कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी प्रकार की कोई गलती वर्तमान में अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। तत्वबोधनी सभा से इतने ज्यादा सवाल बनते नहीं है, तो आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। परमहंस मंडली, ये भी अच्छा है भाई, सवाल पूछा जाता है परमहंस मंडली से। परमहंस मंडली, मंडली, परमहंस मंडली स्थापना किसके द्वारा हुई थी? देखो, मानव धर्म जो आपने सुना होगा, मानव धर्म ही परम धर्म है। आपने एक लाइन सुनी होगी, मानव धर्म ही परम धर्म है। मानव धर्म ही परम धर्म। ये बड़ा फेमस डायलॉग है। ठीक है, ये बड़ा फेमस डायलॉग है, मानव धर्म ही परम धर्म है। और ये आता है 1848 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1840 में। 1840 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी 8 साल के बाद ही मानव धर्म ही परम धर्म में आया था, क्योंकि इनके द्वारा, क्योंकि परमहंस मंडली के द्वारा 1848 में एक मतलब मानव धर्म सभा की स्थापना की गई थी। मानव धर्म सभा, ठीक है। इसके अंदर प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? प्रमुख व्यक्ति आपको कौन कौन देखने को मिलते हैं? सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे दुर्गाराम मेहता जी। दुर्गाराम मेहता जी पहले व्यक्ति। दूसरे दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग, इनके कुछ अन्य मित्र भी थे। इनके कुछ अन्य मित्र और भी आपको देखने को मिलते थे, जैसे गोपाल हरि देशमुख, बड़े फेमस व्यक्ति थे। गोपाल हरि देशमुख, हरि देशमुख, ये आपको सब देखने को मिलते थे। मेजरली जो मद्रास वाला रीजन था, मद्रास वाला क्षेत्र था, सॉरी जो बंबई वाला क्षेत्र था, वहां इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत ज्यादा फैला। तो ये किस क्षेत्र में था? क्षेत्र कौन सा था इनका? क्षेत्र दैट वाज बंबई। लेकिन लेटर ऑन ये पूरे भारत में फैल गया था धीरे धीरे। इसका उद्देश्य क्या था? समाज में समानता लाना, समाज में समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी लाना। बच्चे पूछ रहे हैं कुछ कि सर ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्टिव क्या था? बेटा ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्टिव था कि देखो, इसका ना मैं बहुत ज्यादा विविड नहीं होना चाहता। ब्रह्म समाज का, ब्रह्म का मतलब होता है जो ब्राह्मण होते हैं, जो कुल के ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मणों की मतलब ब्राह्मणों के लिए दिल में सहानुभूति आपको रखनी है, उस सब चीज के ऊपर भी इसमें बात की गई थी। दैट वाज वेरी कॉन्ट्रास्टिक टॉपिक, इस वजह से मैं इसको बहुत स्लाइट मोड में करा रहा हूं, जितना जरूरी है, पेपर ऑब्जेक्टिव से करा रहा हूं बस। ठीक है, अलग से मैं इसमें अपने थॉट्स ऐड नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़िए, परमहंस मंडली के बाद प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कब होती है? 1867 में, 1867 में। क्षेत्र कौन सा था इसका? बंबई क्षेत्र। बंबई क्षेत्र हुआ करता था तब, बॉम्बे। बॉम्बे आपको देखने को मिलता है। ये पांडुरंग ब्रदर्स के द्वारा, किसके द्वारा? पांडुरंग ब्रदर्स, पांडुरंग भाइयों द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब पांडुरंग ब्रदर्स दो हैं आपके, एक तो आपको आत्मा पांडुरंग देखने को मिल जाते हैं, आत्मा पांडुरंग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आत्मा पांडुरंग जो इसके अंदर मेजर है, आत्मा पांडुरंग, आत्मा पांडुरंग देखने को मिलते हैं जो मेजर है। विशेष से ही
आत्मा पांडुरंग आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एमजी रानाडे भी इसके अंदर शामिल हुए थे और केशव चंद्र भी शामिल हुए थे। आत्मा पांडुरंग और केशव चंद्र ये दोनों भी शामिल हुए। केशव चंद्र सेन है, एमजी रानाडे ये भी फेमस आदमी है, ये इसमें शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से प्रार्थना समाज बनता है। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में बना। ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, नोट कीजिए। देन आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट कीजिए। मजा आ रहा है इस तरीके से, मतलब इन चीजों को पढ़ने में, क्योंकि पेपर में सीधी आती है। फिर आप पूछते हो कहां से आ गया, यहां से आता है बेटा। वो बहुत डीप अध्ययन करना पड़ता है। अब समझिए आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक है, याद रखना। आर्य गलत है भाई, आर्य मत लिखिए, यहां आर्य समाज आगे है, यहां वेद समाज लिख लेना। काइंडली राइट हियर वेद समाज, क्योंकि यहां वेद समाज के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। ये स्लाइड वेद समाज की है, आर्य समाज की नहीं है। दिस इज द स्लाइड ऑफ वेद समाज, नॉट आर्य समाज। वेद समाज मतलब आर्य समाज यहां कहां आ गया, वो तो आगे आना चाहिए था। ठीक है, दिस वाज वेद समाज, वेद समाज। अब वेद समाज जो आपको देखने को मिला है अपना, उसको समझिए। सर वेद समाज हमें मद्रास में देखने को मिलता है। वेद समाज हमें कहां देखने को मिलता है? सर वेद समाज हमें मद्रास में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, मद्रास में देखने को मिलता है। 1864 में स्थापना हुई, 1864 मद्रास चेन्नई, चेन्नई। स्थापना किसके द्वारा की गई? सबसे पहले के श्रद्धालु नायडू भाई, के श्रीधारलू नायडू, के श्रीधारलू, के श्रीधारलू नायडू। एंड दूसरा आपको समझ लेना, केशव चंद्र सिंह, केशव चंद्र सिंह, केशव चंद्र सिंह। केशव चंद्र सिंह याद रखना, केशव चंद्र सिंह आपको देखने को मिला। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे बेटा आप, नोटेड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सत्य शोधक समाज। अगला है सत्य शोधक समाज, इसको भी डाल दीजिए हेडिंग में, सत्य शोधक समाज, शोधक समाज। इट वॉज स्टार्टेड बाई, कहां पे स्टार्ट किया गया था सत्य शोधक? बंबई क्षेत्र, बंबई क्षेत्र में, बॉम्बे प्रोविंस। इट वॉज स्टार्टेड बाई ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ज्योतिराव फुले। एंड इट वॉज मेजरली फोकस्ड ऑन व्हाट? प्रमुख उद्देश्य, इसमें लिखवा सकता हूं क्योंकि इसका उद्देश्य पूछा गया है। पिछड़े वर्गों के बारे में, पिछड़े वर्गों के बारे में, पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण, संरक्षण। द टर्मिनोलॉजी ऑफ दलित, द टर्मिनोलॉजी ऑफ दलित दैट इज केम फ्रॉम हियर। दलित शब्दावली इसी सत्य शोधक समाज के बाद आपको देखने को मिली है। दलित शब्द, दलित शब्द का विस्तार यही प्रमुख रूप से हुआ था, यही प्रमुख हुआ। इससे पहले दलित टर्मिनोलॉजी वाज नॉट एट एनी काइंड ऑफ थिंग्स। दलित टर्मिनोलॉजी ही नहीं थी तब तक, शूद्रास भी नहीं थे, हरिजन्स वो गांधी जी लेकर आए थे। दलित शब्द जो है वो इनके कई सारे आंदोलनों के दौरान बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा।
तो सत्यशोधक समाज के बारे में इसलिए आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 1873 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1873 में इसको स्टार्ट किया गया था, 73 में इसको स्टार्ट किया गया था। इससे पहले ये जो आपके ज्योतिराव फूले हैं, ये 1851 में बंबई के अंदर बालिका विश्वविद्यालयों को भी स्टार्ट कर चुके थे कि गर्ल्स के लिए कॉलेज भी जरूरी है। तो बालिका विश्वविद्यालय की स्टार्टिंग इन्होंने 1851 में कर दी थी। बालिका विद्यालयों की विद्यालय 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 की स्टार्टिंग यहां से हो गई थी। बालिका स्कूलिंग इन्होंने स्टार्ट कराई थी। तो वो बहुत ज्यादा बेसिक और काफी बेहतरीन टर्म था, एंड काइंडली आप इसको आप लिखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चे? जी हाँ, एक बुक आई थी इनकी, दैट वाज गुलामगिरी। गुलामगिरी वाज अ बुक ऑफ ज्योतिराव फूले। इनकी एक बड़ी फेमस बुक भी है, मैंने कुछ पढ़ी है, वो पूरी नहीं पढ़ पाया मैं, ठीक है, बट हाँ अच्छी है किताब, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आया, वो ठीक थी। गुलामगिरी, उस समय मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे तो मैं इसको पूरी नहीं पढ़ पाया, गुलामगिरी को थोड़ी पढ़ी है, ठीक है किताब, ठीक है। आगे बढ़े। इंडियन लीग, बढ़िया लीग है। इंडियन लीग को समझिए। इंडियन लीग 1875 बंगाल क्षेत्र, स्टार्टेड बाई, जानते हैं आप इन्हें? जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूं तब भी मैं इनके बारे में पढ़ाता हूं। शिशिर चंद्र घोष, शिशिर चंद्र घोष भाई, शिशिर चंद्र घोष, चंद्र घोष बंगाल से बिलोंग करते थे। शुरुआत में इनकी फैमिली ने काफी बुरे दिन देखे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये प्रॉस्पेरस फैमिलीज के अंदर काउंट होते चले गए। शिशिर चंद्र घोष के बारे में ये भी बात याद रखना, शिशिर चंद्र घोष के बारे में ये भी बात याद रखना कि शिशिर चंद्र घोष के द्वारा एक न्यूज़पेपर भी छापा जाता था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करना भी स्टार्ट किया था, दैट वाज अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, इट वाज स्टार्टेड इन द 1868। इसका छापना 1868 में शुरू किया गया था और 1868 में ये बंगाली में छपती थी, बंगाली में छपती थी। जब इसको छापा जाता था तो इसके अंदर दो मेजर लोग आपको देखने को मिलते थे, मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष। इनके एक भाई भी थे, मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष बड़े फेमस पर्सन रहे हैं वो, मोतीलाल घोष। पब्लिशन हाउस का सारा काम वही संभालते थे। तो बंगाली भाषा में अमृत बाजार पत्रिका एक डेली बेसिस पर मैगजीन आने लगी, लेकिन धीरे धीरे 1878 में जाकर ये फुल फ्लैज इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया। 1878 में फुल फ्लैज्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया, इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया, न्यूज़पेपर बन गया, फुल फ्लैज्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया। ठीक है, याद रखिए, याद रखेंगे आप, बहुत बढ़िया। अब समझिए और समझिए इसके आगे क्या होगा। काफी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, अगर आप समझने की कोशिश करो। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान कौन सा है इनका? आर्य समाज का प्रमुख स्थान आपको देखने को मिलता है बंबई या बंबई के आसपास के क्षेत्र। ये कौन है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। स्टार्टिंग कब होती है आर्य समाज की? 1875 में स्टार्टिंग हुई। और आर्य समाज का प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या था? लाइफ अकॉर्डिंग वेदास। ऑब्जेक्टिव क्या था? लाइफ अकॉर्डिंग वेदास।
वेदास आर ओनली ट्रुथ, वेद ही परम सत्य हैं। इन्होंने एक बड़ा फेमस स्लोगन भी दिया था इसमें, इन्होंने एक बड़ा फेमस स्लोगन भी दिया था इसमें, स्लोगन भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। बड़ा फेमस स्लोगन था, वेदों की ओर लौटो। जितनी भी चीज हैं सारी इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, देयर इज नथिंग यू कैन स्किप। दयानंद सरस्वती, 4 प्रकार के वेद हमारे होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दयानंद सरस्वती जी हैं, बहुत फेमस हैं, अपने समय के पायनियर कहे जाते हैं। अपने समय के अंदर इनसे बेहतरीन वेदों के बारे में जानकारी शायद कोई नहीं दे पाया, और इसी वजह से इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, फॉल बैक टू सेफ जोन नहीं, फॉल बैक टू द वेदास। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, बेलूर मठ, इंटरेस्टिंग। 2 चीजें बताना चाहूंगा यहां पर मैं आपको। सबसे पहले बेलूर मठ, और बेलूर मठ के अलावा भी मैं आपको रामकिशन मिशन के बारे में बताना चाहूंगा। बेलूर मठ एंड रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन मैटर क्या है। बेलूर मठ की स्थापना होती है 1887। बेलूर मठ की स्थापना होती है आपकी 1887। इसको आप याद रखेंगे, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। भाई स्वामी विवेकानंद कहां पर? वेस्ट बंगाल में। स्वामी विवेकानंद जी कहां पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, उस समय बंगाल में ही हुई थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद रामकिशन मिशन जो है, रामकिशन मिशन, रामकृष्ण मिशन, ये आपको देखने को मिलेगा 1891 में। रामकिशन मिशन 1891 में देखने को मिलेगा, और ये भी कहां देखने को मिलेगा? बेलूर मठ के अंदर। बेलूर मठ के अंदर, या आप कह सकते हैं बॉम्बे, ये बंगाल के अंदर ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रामकिशन मिशन भी आपको 97 है, 91 थोड़ी है, 97 है। रामकिशन मिशन 1897 में देखने को मिलेगा, और ये भी भाई सुभाष चंद्र स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। अठारह में इनका बड़ा फेमस, वो आपको लेक्चर याद होगा 1893 का इनका फेमस। 1893 में शिकागो के उपदेश भी याद होंगे आपको। शिकागो अमेरिका, शिकागो यूएसए के इनके उपदेश बड़े फेमस रहे थे, बड़े फेमस रहे थे। विश्व स्तर पर इनको प्रख्याति मिली, विश्व स्तर पर इनको प्रख्याति मिली। इस चीज को भी नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में याद रखना। हाँ, दोनों 1897, दोनों 1897, नॉट 87, 97, बोथ 1897, 1897 में, दोनों दोनों। आगे बढ़िए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्य ही एकमात्र भगवान है, सत्य ही एकमात्र वस्तु है जिसके ऊपर भरोसा रखा जा सकता है। सत्य के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप मतलब कह पाए कि वो चीज वाकई में पवित्र है। द ओनली पायस थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज ट्रुथ, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, देयर इज समथिंग दैट इज प्योर, दैट इज ट्रुथ। सिर्फ सत्य ही है जो परम धर्म है। इसको 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा उठाया गया। ये थॉट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा इसको उठाया गया, इस ट्रुथ को। और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में देखने को मिलती है। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कहां की गई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई, इनके द्वारा की गई थी। अब इनका नाम बता दीजिए मुझे। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाया गया तो किसके द्वारा बनाया गया है? इनका नाम बताइए फटाफट से। काफी फेमस आपको देखने को मिलेगा। 2 लोग हैं, मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल एल्कॉट, न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा भाई? मैडम ब्लावात्स्की,
ब्लावात्स्की एंड कर्नल एरकॉट। लेकिन इसमें आपको एक ही नाम याद रखना, मैडम ब्लावात्स्की। ब्लावात्स्की मैडम ब्लावात्स्की, ठीक है, यही याद रखना मेजर। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में एक बात और बता दूं, भारत में एनी बेसेंट का आगमन 1893 में इसी सोसाइटी के कारण हुआ था, इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी के कारण हुआ था, दैट इज एनी बेसेंट, एनी, एंड दिस इज मैडम ब्लावात्स्की। ऑलकॉट, पूरा नाम एच.एस. ऑलकॉट है, अगर पूरा नाम लिखना चाहते हो। एक बच्चा डिमांडिंग द फुल नेम, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं पूरा नाम, ठीक है। द कंप्लीट नेम वाज एच.एस. ऑलकॉट, हेनरी स्टील ऑलकॉट, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको? हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आगे बढ़े तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम बात करें, किसके द्वारा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई थी, किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी? दैट वाज 1887, 1887। स्टार्ट करने का कारण क्या था? दैट वाज, बताएंगे, उसको बताएंगे, पर कहां पर स्टार्ट की गई थी, लोकेशन कहां थी? दैट वाज बॉम्बे। एंड स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? एम.जी. रानाडे, ठीक है, याद रखना, एम.जी. रानाडे। पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे, पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे। इनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इनको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। तो वो चीज भी आप याद रखना, क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो टर्म है द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, जैसे आर्यभट्ट को दिया जाता है, ये यानी कौटिल्य को दिया जाता है। उसके बाद ये जो सेम नाम है, ये महादेव गोविंद रानाडे जी को दिया जाता है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया जाता है। उसके बाद अमर्त्य सेन जी को दिया जाता है। तो एग्जाम के अंदर सीधा जो बेस्ड थिंग्स रहेंगी, वो ऑप्शंस रहेंगी, जिस भी अकॉर्डिंग आए आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हर्षप्रीत आप यहां पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी आपको बताया जाएगा, यहां पर भी। यहां पे आप समझिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, एग्जाम में कैसे सवाल आएगा कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, कहां स्थापित किया गया था, किसने स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहां पे आप बता पाएंगे कि क्या क्या मैटर इसके अंदर है। याद रखेंगे आप? अरे याद रखेंगे, नहीं रखेंगे? ठीक है। अगली सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। क्या है नाम? इंडियन एसोसिएशन। अब इंडियन एसोसिएशन के बारे में चीजों को समझिए। दो प्रकार की इंडियन एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है, दो तरीके की इंडियन एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन आपको दो प्रकार की देखने को मिलती है। सबसे पहले बेसिक इंडियन एसोसिएशन है, ये किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ एंड आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ प्लस आनंद मोहन बोस, इन दोनों के द्वारा इसको स्थापित किया गया, अब इसके अंतर्गत आपको कई सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे इंडियन एसोसिएशन है, इसके कई सारे पार्टीशन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीज भी आप समझ लीजिए फटाफट से कि इंडियन एसोसिएशन किस वर्ष खोली गई थी, ठीक है, और कैसे कैसे इसका इफेक्ट रहा, बताना शुरू करें। हाँ जी, दैट वाज 1800
1887, 1887 जब इसको स्टार्ट किया गया। इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन बंगाल, प्रारंभ में इसको बंगाल में शुरू किया गया था, बट लेटर ऑन इसको अलग अलग जगहों पर स्टार्ट किया गया, लेटर ऑन इसको अलग अलग जगहों पर 1876 सॉरी 1876, आई एम सॉरी अबाउट इट, 1876 प्रारंभ इसका कहां से हुआ, बंगाल से, बंगाल से हुआ और बाद में पूरे देश में फैल गया, लेटर पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में फैल गया। कारण क्या था इसको खोलने का, कारण क्या था, इंडियन लीग में लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, इंडियन लीग में लोग कम थे, इंडियन लीग के प्रचार के लिए। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। किसने करी थी, शिशिर चंद्र घोष ने, शिशिर चंद्र घोष ने। हुआ ये था बेसिकली कि इंडियन लीग जब बनी थी तो उसको रोक रहे थे सब, यानी ब्रिटिशर्स उसको रोक रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, इस वजह से उसको रोक दिया गया। तो पहली इंडियन एसोसिएशन तो आपको ये देखने को मिलती है। इसके बाद आपको एक और देखने को मिलेगी, वुमेन इंडियन एसोसिएशन। ये तो हो गई सबके लिए। एक वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 में खुली थी। एक और है, मिसलेनियस कैटेगरी में आ जाएगी, वुमेन इंडियन एसोसिएशन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखवा रहा हूं, वुमेन इंडियन एसोसिएशन। वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा, बाई लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा मद्रास में स्टार्ट की गई थी, मद्रास में स्टार्ट की गई थी। इंडियन एसोसिएशन ये हो जाएगी। एसोसिएशन ठीक है भैया, नोट कर लोगे जी हाँ, वुमेन इंडियन एसोसिएशन मैंने बता दिया। ठीक है भैया, चलो सर क्या आप जो पढ़ा रहे हैं इससे दिल्ली पुलिस का पेपर क्रैक हो जाएगा? अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो क्रैक आप हैं फिर। यार ये कैसी बात करते हो तुम, क्रैक हो जाएगा, ये कोई तरीका हुआ पूछने का? यार आपको पढ़ाया जा रहा है वो सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इवन मैं तो आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए खम्मा गणी भाई, खम्मा गणी आगे बढ़िए। इंडियन एसोसिएशन के बाद पूना सार्वजनिक सभा, अभी सीडीएस में इसका क्वेश्चन आया, सीडीएस 2024 में क्वेश्चन आया, पूना सार्वजनिक सभा का क्वेश्चन आया था। तो पूना सार्वजनिक सभा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया पूना सार्वजनिक सभा है। लोकेशन तो आपको याद रखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, नाम ही पूना सार्वजनिक सभा है, तो आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि भैया कहां पर है लोकेशन। जब पूना सार्वजनिक सभा इसका नाम है तो ऑब्वियस सी बात है पूना के अंदर ही होगा। हाँ सर सही बात है। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में और अलग चीजें लिखिए, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, और अधिक चीजें लिखिए। पूना सार्वजनिक सभा 1867, पूना सार्वजनिक सभा सभा 1867, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे मेजर व्यक्ति, मेजर व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा एस एच चिपलंकर, चिपलुंकर, एस एच चिपलुंकर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एस एच चिपलुंकर, एस एच चिपलुंकर भी देखने को मिल जाएंगे। ये चीज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी कराता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी कराता हूं। फटाफट अभी इसको समझिए और आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो। हाँ भाई याद रखेंगे, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अलावा यह भी याद रखना कार्य प्रारंभ कब से हुआ है, 1870। और गणेश वासुदेव भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, गणेश वासुदेव जोशी, जोशी भी आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी भी आपको देखने को मिलेंगे। कार्य प्रारंभ 1870 से करता है, इस वजह से कुछ वेबसाइट्स इसको 1870 भी बताती हैं। वो चीज क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़िए भाई, अगला। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे अगली एसोसिएशन कौन सी है हमारे पास, शारदा सदन। शारदा सदन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? शारदा सदन, शारदा सदन को समझिए। शारदा सदन बंबई में शुरू किया गया था, बंबई में स्टार्ट किया गया था। इनको तो आप जानते ही होंगे, पंडित रमाबाई सरस्वती, पूरा नाम पंडित रमाबाई सरस्वती, बाई पंडित रमाबाई सरस्वती, रमाबाई सरस्वती, पंडित रमाबाई सरस्वती इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? पंडित रमाबाई सरस्वती इनका पूरा नाम था। लेकिन इसके अंतर्गत जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है कि शारदा सदन की स्टार्टिंग कब होती है, वो बड़ी बात होगी। ठीक है, शारदा सदन की स्टार्टिंग कब होती है वो बड़ी बात आपके लिए होगी। आपको याद रखना होगा शारदा सदन की स्टार्टिंग 1889 में हुई है। शारदा सदन की स्टार्टिंग 1889 में हुई है और इसको चौपेटी जगह पर प्रारंभ किया गया था 1889, 1889 और चौपेटी में स्टार्ट किया था। बंबई में भी कहा चौपेटी, ये स्थान है। लेकिन सबसे बड़ा कारण, ये बहुत अलग लेवल की समिति थी, ऐसा कोई समिति अब से पहले नहीं बनी थी। उस समिति का मतलब समझिए, शारदा सदन की स्टार्टिंग क्यों की गई थी, इसका प्रारंभ करने का कारण, प्रारंभ करने का कारण, प्रारंभ करने का कारण क्या था बेटा? प्रारंभ करने का कारण समझिए सर जी, स्टार्ट करने का जो कारण था उसमें कई अलग अलग चीजें थी। क्या सर? विडोज के लिए स्कूल खोले गए थे, विडोज के लिए स्कूल, स्कूल विधवाओं के लिए स्कूल खोले गए थे, और जहां पे वो रह भी सकती थी, जहां वो रह भी सकती थी, रह भी सकती थी। विधवाओं के लिए आवासीय स्कूल, विधवाओं के लिए आवासीय स्कूल, आवासीय स्कूल, विधवाओं के लिए क्या आवासीय स्कूल खोले गए थे। अरे महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं, विधवाओं के लिए था, समझिए, विडोज के लिए स्कूल खोले गए थे। याद रखेंगे, नोट करिए, देन वी विल मूव फर्दर। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विधवा महिलाओं के लिए, हाँ आगे बढ़िए। शारदा सदन के बाद नेक्स्ट विश्व भारती। ये मस्त चीज है भाई, विश्व भारती भी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की एक ब्रांच थी जिसके अंदर बंगाली कल्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताया जाता था। विश्व भारती यह एक विश्वविद्यालय की चेन थी, विश्व भारती। यह एक प्रकार से विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विद्यालय हुआ करते थे। ठीक है, आप समझते हैं स्कूलों की ब्रांच थी, जैसे डोमिनोज होता है, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी होती है, यहाँ डोमिनोज, वहां डोमिनोज, वहां डोमिनोज है, तो डोमिनोज लेकिन अलग अलग जगह पे। ऐसे विश्व भारती स्कूल्स हुआ करते थे, विश्वविद्यालय हुआ करते थे। यहाँ पे विश्वविद्यालय मतलब विश्व भारती, वहां विश्व भारती, यहाँ विश्व भारती, यहाँ विश्व भारती, ऐसे अलग अलग स्कूल थे, नाम सबके एक थे। जैसे डीएवी, आर्य समाज जो था, आर्य समाज, आर्य समाज जो था, आर्य समाज ने एक चीज स्टार्ट करी थी, डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कॉलेज। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मैं खुद भी डीएवी से पढ़ा हूं, ठीक है, आई एम आल्सो फ्रॉम डीएवी, दैट इज आल्सो ए गुड थिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो डीएवी से पढ़े हुए हैं। डीएवी में पहली बार डीएवी सरकारी होता है और इसमें एडमिशन के लिए आपको अच्छे खासे नंबर लेके आने पड़ते हैं, रैंक डलती है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, समझना। तो इस तरीके की एक ब्रांचिंग, वो तो लाला लाजपत राय ने स्टार्ट की थी, डीएवी वाला सिस्टम। अब यहां पूछा गया कि विश्व भारती जो सिस्टम है उसको किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, कहां स्टार्ट किया था। कब की बात करूं, कब स्टार्ट किया था? 1901 में स्टार्ट किया था। कहां स्टार्ट किया था? बंगाल में स्टार्ट किया था, बंगाल में स्टार्ट किया था। और अगर आपसे पूछा जाए
किसने स्टार्ट किया था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इसका पहला जो स्कूल बनाया गया था वो कहां बनाया गया था? यहां बनाया गया था, वेस्ट बंगाल के अंदर। कहां बनाया गया था? वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया गया था। और इसकी कितनी ब्रांचेस हो चुकी थी? बहुत ही छोटे से समय में, लगभग लगभग 1912 तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, या 1921 तक पहुंचते पहुंचते 200 से अधिक ब्रांच थी। बाई 1921, 1921 तक 200 से प्लस ज्यादा ब्रांच बना ली थी। 200 प्लस ब्रांचेस थी इंडिया में। ब्रांचेस, शाखाएं इससे ज्यादा बना ली थी। क्योंकि एक बच्चा लिख रहा है सर 1921, साहिल कुमार साहू नाम है उसका। साहिल बेटा, आपको जिसने भी बताया है या आपको जो पता है उसमें आप अपडेट कीजिए। 1921 तक ये फेमस हो चुका था, 1901 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ू। बहुत बढ़िया भैया। अगला सवाल, अभिनव भारत एक क्लासिक संस्था है, तोड़ नहीं है इसका कोई। अभिनव भारत का, अभिनव भारत 1904 में स्थापित की जाती है। 1904 में वीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा, बाई वीडी सावरकर एंड गणेश सावरकर। इनके भाई हैं गणेश सावरकर, याद रखिएगा। वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, ये दोनों ही बहुत फेमस हैं। हिंदुत्व को लेकर इन्होंने बहुत सारी चीजों को आगे भी बढ़ाया है, हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा दिया है। हिंदुत्व की भावना को बढ़ाया, इसकी स्टार्टिंग इन्होंने पूना से की थी, पुणे से इसकी स्टार्टिंग की थी 1904 में, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। इनका बर्थडे 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इनकी डेथ 26 फरवरी 1966 में हुई थी। गणेश वासुदेव, विनायक दामोदर सावरकर, इनके भाई का नाम था गणेश सावरकर, भाई थे गणेश सावरकर। आगे बढ़िए, आई होप आप समझ पाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। गॉट द पॉइंट? जी हाँ। ब्रिटिशर्स के द्वारा इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? व्हेन ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, 1910 में अरेस्टेड बाय ब्रिटिश। सेडिशन चार्जेस थे, देशद्रोह का मुकदमा था, 1910 में ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। अनुशीलन समिति एक नंबर समिति है, बिल्कुल। इस समिति का भी कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं जानते हो, अनुशीलन समिति एकमात्र समिति थी जो अखंड भारत के मतलब नक्शे पर काम कर रही थी। दैट वाज अखंड भारत। अनुशीलन समिति इस चीज को याद रख रही थी। ठीक है, कौन सी? अनुशीलन समिति। ये अखंड भारत का निर्माण करना चाहती थी, अनुशीलन समिति। ठीक है, ये मैप में आप जान के इसलिए लगाया हूं क्योंकि इन्होंने एक मैप दिखाया, इसके अंदर श्रीलंका भी हमारा हिस्सा है, म्यांमार भी हमारा हिस्सा है और बहुत सारा ऐसा पोर्शन है पाकिस्तान अफगानिस्तान का। पाकिस्तान तो पूरा अपना है और अफगानिस्तान का काफी हिस्सा अपना बताया गया है अनुशीलन समिति के मैप में। अब अनुशीलन समिति को स्टार्ट कब किया गया था, किसने स्टार्ट किया था? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के अंदर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हुए थे। बरिंद्र कुमार घोष पहला आदमी जिसके द्वारा इस समिति को स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए। 1902 बंगाल, बरिंद्र कुमार घोष, राज बिहारी घोष जो मेन पर्सन है। स्टार्टेड बाय बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। एक गधा कह रहा है कि सर टॉपिक वाइज कराइए। बेटा तुम्हें समझ नहीं है क्या बाबू? टॉपिक वाइज है ये, इंपोर्टेंट समिति करा रहा हूं और ये टॉपिक वाइज है। ये क्लास है, धर्मशाला नहीं है बाबू। आपने आंख खोली, चलो फोन चला लेता हूं, रुको सर की क्लास आ रही है, लो देख लेता हूं। ये कोई ऐसी क्लास नहीं है, कैसे बताऊं मैं आपको? यहां एक मैं हूं जो आपके लिए यहां पर सैटरडे को भी क्लास ले रहा हूं और एक तुम हो। सर टॉपिक वाइज कर रही है। तुम्हें चेक करा था क्लास देखने से पहले कौन सी क्लास है ये, कौन से नंबर की क्लास है ये, देखा था आपने? सीधा रुको यार, एक कमेंट करता हूं। तो
समझदारी कब दिखाएंगे आप? कुछ समय बाद आपकी बीवी बच्चे हो जाएंगे, कब दिखाएंगे समझदारी? अपने बच्चों को भी यही बताएंगे कि टॉपिक पूछना है क्लास में जाके, हैं? ये क्या बात हुई? वरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, तो बात को समझिए कि वरिंद्र कुमार घोष ने स्टार्ट किया था, साथ में इनके रास बिहारी घोष भी थे, रास बिहारी घोष भी थे। और इसकी 500 से अधिक ब्रांचेस हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। कैसे हैं आनंद जी आप? ठीक है, कितनी ब्रांचेस हैं इसकी? 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात ये, 1913 में अनुशीलन समिति एक दूसरे स्तर पर शुरू होती है। 1913 में अनुशीलन समिति शुरुआत में तो बंगाल से हुई थी, लेकिन 1913 में जाके ये कहां पहुंचती है? बिहार पहुंचती है। और बिहार में यह समिति किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? दैट वाज सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये पेपर में आया था बीपीएससी के पेपर में, बिहार पीएससी के पेपर में पूछा गया था ये कि भाई ये बता दीजिए कि बिहार के अंदर अनुशीलन समिति को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? सर दैट इज सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र सान्याल को ये जाता है क्रेडिट कि वो भारत के अंतर्गत और स्पेशली बिहार में इसको फॉलो अप करते हैं अनुशीलन समिति के कॉन्सेप्ट को। कैन यू नोट दिस डाउन प्लीज? इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े भाई। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह भाई वाह, सिब्बा प्रसाद सोयन, पहली बार देख रहा हूं आपको। आगे बढ़िए। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग इंडिया के अंदर स्टार्ट की जाती है, सोशल सर्विस लीग। दैट वाज नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, दैट वाज नारायण मल्हार जोशी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। लेकिन इनको इतिहास में तो सर हमने नाम ही नहीं सुना। इनको एनएम जोशी बोलते थे, ठीक है? क्या बोलते थे इनको? एनएम जोशी बोलते थे। इनको नारायण मल्हार जोशी की जगह एनएम जोशी बोला जाता था, तो दैट वाज आल्सो अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? अच्छा, पहली बात ये समझिए, इसको स्टार्ट किया गया था 1911 के अंदर। 1911 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। उस समय हम कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो कर रहे थे कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि भारत के अंदर समाज समान रहे। तो सरकारी नौकरी वाले लोग, सरकारी दफ्तरों में ऑब्जेक्टिव क्या था? दफ्तरों में कार्यरत लोग समाज में समानता लाएं, समानता लाएं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नारायण मल्हार जोशी। और ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये एनएम जोशी जी हैं, ठीक है? अच्छे आदमी थे, मतलब फैमिली से काफी रिच थे और मतलब व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी थे, ठीक है? व्यापारी थे। एक बच्चे कह रहे समझ में नहीं आया। सही है, क्योंकि बेटा मैं समझा ही नहीं रहा हूं। ये समझने की जरूरत ही नहीं है बाबू, राम बाबू, समझने की कोई जरूरत नहीं है। समझोगे क्या इसमें? सीधा याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा। सोशल सर्विस लीग 1911 में बनी, नारायण मल्हार जोशी ने स्टार्ट की। नथिंग टू अंडरस्टैंड, ओके? आपको बस बाबू इसको याद रख लेना, मैं से बताएंगे। समझना होता है पॉलिटी में, ठीक है? समझना होता है इकोनॉमिक्स में। आप वहां आइए, वहां समझेंगे। आगे बढ़ो। हिंदू महासभा, एक नंबर महासभा है, बिल्कुल गच, एकदम बढ़िया। अब हिंदू महासभा के बारे में समझिए। हिंदू महासभा किसके द्वारा स्टार्ट की जा रही है? कौन इसको स्टार्ट कर रहा है? क्या क्या इसके अंदर बातें हैं? हिंदू महासभा को 1915 में स्टार्ट किया जाता है और ये उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ी लीग थी। संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर भारत। आजकल आप एक फ्लैग देखते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, वो अलग है। हम यहां हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसी का डेवलप्ड रूप है, इसी का डेवलप्ड रूप है, समझ गए? लेकिन ये पुरानी है, जो सबसे पुरानी है हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। अब आपसे सवाल में आएगा कि भैया 1915 में हिंदू महासभा को किसने बनाया था? मैं जूम करना चाहता हूं, अगर आप यहां समझ पाओ ये फेस किसका है। बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा, नहीं आएगा आपको समझ में, मैं क्योंकि यार क्वालिटी नहीं है इमेज में। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। इट वाज स्टार्टेड बाय मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी, जिनको महामना की उपाधि भी दी जाती है, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। एंड अ पार्ट ऑफ दिस वीडी सावरकर इसके इंटीग्रल पार्ट थे। वीडी सावरकर वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। वीडी सावरकर इसके पार्ट रहे हैं, वीडी सावरकर जी भी इसके पार्ट रहे हैं। लेकिन मेजर पर्सन जो है, जो इसके संस्थापक हैं, संस्थापक आपको देखने को मिलते हैं, दैट वाज मदन मोहन मालवीय। मालवीय साहब वही हैं जिन्होंने बीएचयू भी बनाया था। इनके द्वारा बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में की गई थी। और जब बीएचयू की स्थापना की गई थी तो यहां पर एक
विदेशी महिला ने फंडिंग की थी हमें, मतलब पैसे दिए थे, ज्यादा नहीं दिए थे, थोड़े से दिए थे, बट पैसे दिए थे। दैट वाज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करी थी जब हमने अपना ये बीएचयू एस्टैब्लिश किया था। और आगे चल के चंद्रशेखर आजाद इसी में पढ़ने के लिए आते हैं जब उनको गिरफ्तार किया गया था पहली बार 1921 में। बहरहाल अभी फिलहाल के लिए इतनी बातें याद रखो जो बताई हैं। पेपर में सभी फैक्ट बनते हैं। जैसे एक फैक्ट इसमें बनेगा, सीधा सवाल आएगा कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की है? आप बताएंगे मदन मोहन मालवीय जी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है? 1915। इसका प्रभाव कहां पर था? संपूर्ण भारत में। प्रारंभिक प्रभाव कहां पर था? संपूर्ण उत्तर भारत में। इसका कौन जो था वो इंटीग्रल सदस्य था? वीडी सावरकर। इनके बारे में सवाल पूछा गया है, नोट करो। हाँ भाई समझ गए सब, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं भाई। राजपूतों के बारे में, हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़िए। आगे लिखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। अब देखो हिंदी में इसको अलग तरीके से लिखते हैं, तो मैं आपको लिखवाऊंगा। हिंदी में इसको अलग तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं अखिल भारतीय व्यापारी संघ, व्यापार संघ। अच्छा आप ये बताओ, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं लालाजी बोलता हूं किसी को, वो लालाजी कौन है? जिनको मैं लालाजी बोलता हूं कौन है वो? अब देखो यहां व्यापार की बात की गई है, व्यापार कौन करेंगे? लालाजी करेंगे। अब मैं किसको लालाजी बोलता हूं, आप ये खुद बताओ। वैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द बॉम्बे एंड दैट वाज द ईयर 1920। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। बॉम्बे ही क्यों? क्योंकि जो मेजरली रिच पीपल्स थे वो अधिकांश थे बॉम्बे में ही रह रहे थे, और इसके अंतर्गत काफी सारे लोग शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर कि शुरुआत में अच्छी खासी नेटवर्थ थी, 36 लाख रुपए तो इसमें पहले दिन आ गए थे, पहले दिन 36 लाख रुपए आ गए थे, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर समझिए, बॉम्बे की बात करें दैट वाज 1920 एंड इसके संस्थापक में बोर्ड मेंबर्स कौन कौन थे? बोर्ड मेंबर्स यानी संस्थापक दो लोग आपको देखने को मिलेंगे, एनएम जोशी एंड लालाजी यानी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय प्लस एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी। लेकिन इसके अंदर एनएम जोशी के अंतर्गत एक चीज बहुत ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई यहां पर इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष जो बने थे, पहले प्रेसिडेंट, वो कौन बने थे? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा बिल्कुल। सर ऐसे पढ़ाइए क्लास में ही याद हो जाए। अगर इतना हलवा होता तो हर कोई पेपर निकाल लेता बाबू। वीडियो दोबारा भी देखनी पड़ेगी तब जाके आपको चीजें याद होंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि एक बार आपने पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, तो बेटा हलवा नहीं है ना, याद रखना। आगे बढ़ो। स्वराज पार्टी, क्या मुझे इसके लिए आपको बताना पड़ेगा? क्या मुझे स्वराज पार्टी के बारे में आपको बताना पड़ेगा? बाबू क्या मुझे स्वराज पार्टी के बारे में आपको बताना पड़ेगा? आपको खुद नहीं पता है क्या है स्वराज पार्टी? चलिए उम्मीद करता हूं आपको पता होगी, बहरहाल मैं आपको बताता हूं। स्वराज पार्टी पूरा बताता हूं इसके बारे में एकदम खतरनाक तरीके से। 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के रोके जाने के कारण रोके जाने के कारण 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में, गया कहां पे? गया इज इन बिहार। गया बिहार सेशन में जो गया अधिवेशन हुआ, उस सेशन के अंदर बात की गई। गया अधिवेशन में रिजल्ट क्या निकला? पहला रिजल्ट ये निकला कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल एंड चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस, ये दोनों रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस।
दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 31 दिसंबर 1922 या फिर 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दैट वाज, दिस इज मोतीलाल नेहरू एंड दिस इज चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के द्वारा एक बुक लिखी गई है, सेल्फ रूल फॉर इंडिया। बड़ी अच्छी किताब है सेल्फ रूल फॉर इंडिया। बहरहाल स्वराज पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडर कौन कौन देखने को मिले? दैट वाज मोतीलाल एंड चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास एंड आई होप ये आप याद रखेंगे। इस्तीफा क्या होता है? रिजाइन। मुझे लगा आप आंखों से देख पाते हैं बाबू, रिजाइन लिखा हुआ था इस्तीफे के बाद। आगे बढ़े बाबू, याद हुई ये बातें? पेपर में सीधी पूछी जाती हैं जो जो बताइए। आगे बढ़ो, अगला सवाल। बहिष्कृत हितकर्णी नाम सुना है या पहली बार सुन रहे हो? मेरा तो मानना था कि आपने ये नाम सुना होगा। पहली बार सुन रहे हो तो बड़ा बुरा लगा मुझे। खैर, बहिष्कृत हितकर्णी, बहिष्कृत हितकर्णी। देखो, बहिष्कृत हितकर्णी जो थी, ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी जो थी वो 1924 में स्टार्ट की गई। यह एक समाज सुधारक पार्टी थी। पब्लिक वेलफेयर, समाज में जातिवाद को समाप्त करने के लिए, जातिवाद की समाप्ति के लिए, जातिवाद की समाप्ति के लिए आपको यह देखने को मिली थी। कहां देखने को मिली थी? बॉम्बे। बॉम्बे यानी बंबई। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था बहिष्कृत हितकर्णी को? 1924 में स्टार्ट किया गया था बेटा, एंड दैट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूरा नाम बी आर अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर। अच्छा, सिर्फ बहिष्कृत हितकर्णी नहीं है जो इनके बारे में आपको याद रखनी है, और भी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे 1936 में आपको देखनी पड़ेगी द इंडियन लेबर पार्टी। भारतीय लेबर पार्टी। इसके अध्यक्ष कौन थे? Who was the person who leaded this? That was also Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao ji, he was also the leader of this when he established this in 1936. याद रखेंगे बच्चे? फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, नाम तो निकल गया, कमेंट तेज थी तो नाम निकल गया उसका नीचे, बट एक बच्चा पूछ रहा है सर ये मूक नायक क्या है? मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि उसने एक अच्छी चीज पूछी, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एक अच्छी चीज है ये बताने के लिए। मूक नायक क्या है? मूक नायक जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक पत्रिका जारी की थी, एक मराठी पत्रिका जारी की थी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। उसका नाम था मूक नायक। 1920 में स्टार्ट की थी, मराठी पत्रिका थी मूक नायक। किसने स्टार्ट की थी? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के थे। याद रखे होगे। तो यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने कई सारी चीजें बताई आपको, जैसे अरे मूक नायक कोई रचना नहीं थी, न्यूज़पेपर की मैगजीन थी, समझोगे कब? ठीक है, दैट वाज नॉट ए बुक। इनकी बुक लिखवाऊंगा तो फिर तो आप लिखते ही रह जाओगे, बहुत सारी बुक लिखवानी पड़ेंगे फिर, जैसे वेटिंग फॉर द वीजा, गांधी जी एंड जिन्ना, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास,
तो बुक लिखवाने का काम तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसी सीरीज में, स्टैटिक जीके की इसी सीरीज में मैं बुक पहले ही लिखवा चुका हूं। इट वॉज नॉट ए न्यूज पेपर, इट वॉज ए मैगजीन माई भाई, मेरे भाई ये मैगजीन है। जातिवाद के खिलाफ आगे बढ़े। नौजवान सभा, एक नंबर सभा एकदम, ये मुझे बहुत सही लगी नौजवान सभा के बारे में। अच्छा ये भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज लिखनी पड़ेगी। नौजवान सभा को यहां मत लिखो, इसको मिटाओ और इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा ताकि आपको और भी चीजें मैं लिखवा पाऊं। ठीक है, कई सारी चीजें लिखवा दूंगा तो आपके लिए फायदा होगा। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, एक मिनट रुकना भाई, मैं ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ओके, डुप्लीकेट कहां से होता है? डुप्लीकेट होता तो है कहीं ना कहीं से। हाँ, कॉपी। अरे भाई फिर कहीं से होगा क्या? अरे बाप रे, कहीं से तो हो जा, कॉपी हद होती है किसी चीज की, दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम ऐसे ही फिल कर लेंगे कलर, और एक ही यहां पे बनाते हैं। ऐसे ही करना पड़ा मुझे, क्या करूं, मजबूरी है। ठीक है, आप समझिए। सबसे पहले आपको यहां देखने को मिलेगी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, दूसरी आपको देखने को मिलेगी नौजवान सभा, हिंदी में भी लिखूंगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब लिखते हैं अलग हिंदी, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन 1924 कानपुर। कौन कौन मेजर लोग इसमें थे? भगत सिंह जी इसमें नहीं थे, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर और राजेंद्र लाहाड़ी, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, विपिन सिंह, विपिन सिंह एंड रास बिहारी वो भी थे। ये मेजर लोग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फिर नौजवान सभा की स्थापना होती है 1926 में। इसको स्थापना कहां की गई? लाहौर में, लाहौर में की गई थी स्थापना। बाद में हेडक्वार्टर कहां बनाए? अमृतसर में। हेडक्वार्टर कहां बनाए? अमृतसर में, अमृतसर में। और स्थापना किसने की थी? अकेले आदमी था इसके अंदर, भगत, दैट वाज भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, याद रखोगे? हाँ। नाउ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928। लोकेशन फिरोज शाह, दिल्ली, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। एंड बच्चे याद रखना, इसके अंदर मेजर पर्सन कौन कौन थे? चंद्रशेखर जी, सुभाष चंद्रशेखर जी के बाद अपने भगत सिंह जी, इसके अलावा सुखदेव राजगुरु, सुखदेव राजगुरु बटुकेश्वर, राजगुरु बटुकेश्वर, विपिन सिंह, ये सब बच्चे थे। करमबीर सिंह, करमबीर सिंह यहां पर थे। अरे भाई तुम्हारा नाम करमबीर है तो इसमें क्या हुआ फिर? करमबीर सिंह जो थे वो विपिन सिंह के फैमिली में से आते थे भाई, वो यहां पे थे। समझ में आई बात? ये एसोसिएशन आपको देखने को मिली है जो रिलेट करती है। एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है मैं बता नहीं सकता भाई, इतनी बार पूछी गई है, बहुत बार। याद रखोगे? अब बोलोगे तो नहीं? नहीं। आगे बढ़ो। रामप्रसाद बिस्मिल कहां पर थे? रामप्रसाद बिस्मिल यहां पर थे। एक लड़के ने पूछा रामप्रसाद बिस्मिल कहां पर थे? यहां पर थे, रामप्रसाद बिस्मिल यहां पर थे।
ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ो, अगला सवाल। खुदाई खिदमतगार पेशावर में स्टार्ट की गई थी। खुदाई खिदमतगार दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम पेशावर। खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार 1929 एंड 30 के बीच में पेस पर थी। दैट वाज स्टार्टेड बाय, किसने किया था? फ्रंटियर गांधी। ठीक है, चलिए, फ्रंटियर गांधी, और जिनको क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये मेजरली पाकिस्तान के एरिया में थी। एरिया कौन सा था? पेशावर। पेशावर मेजर एरिया था जहां पर ये खुदाई खिदमतगार किया था। लाल कुर्ती, लाल कुर्ती का संबंध इसी से, एक टर्म होता है, एक टर्म होता है लाल कुर्ती। फाइलिंग होती है एक प्रकार की, फाइल वगैरह का रखना, फाइलिंग होती है, फाइलिंग। लाल कुर्ती की फाइलिंग इसी में आपको देखने को मिलती है। आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे बच्चे, समझ पाए? आगे बढ़ूं, टाइम कम है बेटा थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा तेज करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। खुदाई खिदमतगार दैट वाज खान अब्दुल गफ्फार खान, दैट इज, इनके बारे में याद रखना, इनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है हिंदी में इस चीज को। ये तो मैंने इंग्लिश में होता है फ्रंटियर, फ्रंटियर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी बोलते हैं। 1987 में थे तो ये पाकिस्तान के, कहां के थे? पाकिस्तान के थे, लेकिन 1987 में इनको भारत रत्न मिला। पहले विदेशी बने जिनको भारत रत्न मिला था, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला था। लाल कुर्ती फाइलिंग का एक तरीका है, लाल कुर्ती एक घटना भी है। जी हाँ, लाल कुर्ती एक घटना भी है। अच्छा, खुदाई खिदमतगार के बारे में याद रखना, ये आखिरकार खुदाई खिदमतगार था क्या? सर यह एक आंदोलन था, एक आंदोलन था ब्रिटिशों के खिलाफ। इट वॉज आंदोलन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन इनको सीमांत गांधी क्यों कहा गया? क्योंकि इनका ये जो आंदोलन था खुदाई खिदमतगार, ये अहिंसक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसक, यानी गांधी जी के पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। चलो महेश गांधी जी, अच्छा नाम ही ठीक है। देखो यार, गांधी जी को नाम लिख गया है, बट इनके द्वारा शुरू की गई समितियों का जिक्र करना था हमें यहाँ पर। ठीक है, इनके द्वारा शुरू की गई समितियों का जिक्र करना था। सबसे पहले इनके द्वारा चरखा संघ, सबसे पहले चरखा संघ, चरखा संघ इन्होंने स्टार्ट किया था। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया चरखा संघ स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दैट वाज 1923। इसके बाद खादी संघ, खादी एसोसिएशन स्टार्ट की गई थी। दैट वाज 1925, दैट वाज 1925। चरखा संघ, खादी संघ, ठीक है, याद रखें। इसके बाद इन्होंने हरिजन सेवक संघ स्टार्ट किया। दैट वाज 1932। ठीक है, ये याद रखना। ये फोटो तभी की है जब इन्होंने स्टार्ट किया था हरिजन सेवक संघ। तो वो एक वाल्मीकि टेम्पल के बाहर खड़े थे, तो ये तब क्लिक किया गया फोटो। वाल्मीकि टेम्पल के बाहर खड़े थे, ये तब स्टार्ट किया गया टॉपिक। ठीक है, याद रखना, याद रखेंगे। अरे नाइट सेशन नहीं हुआ अभी, अभी भाई लगा हुआ है, तो इसको याद रखें। आगे बढ़े। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1939 में स्टैब्लिशमेंट किस चीज की करी? सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कब आता है? इनका बर्थडे कब आता है? अच्छा, इनका बर्थडे कब आता है ये भी नहीं पूछा मैंने, तो गांधी जी का बर्थडे कब आता है? दैट इज 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, गांधीनगर। 1930 में डेथ हुई थी उनकी, 1948 में डेथ हुई थी उनकी 30 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब यहां समझिए, बर्थडे इनका कब आता है? 23 जनवरी में बर्थडे आता है। इनका जन्म कब हुआ था? डेट बताएगा कोई? बताएगा इनका जन्म हुआ कब था? ईयर बताएगा कोई? जाना चाहूंगा अगर कोई ईयर बता दे। इनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 भारत में, भारत में स्टार्ट की गई थी। टाइगर लीगल
टाइगर लीगन या इंडियन लीगन भी इसको बोला गया। 1941 जर्मनी। समझ गए जी हाँ। ईयर नहीं बताई है, मैं ही बता देता हूं। अच्छा बता रहे हो, अब बता रहे हो, ठीक है ठीक। इसके बाद 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। आर्मी बनी थी किसके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा, भाई मोहन सिंह। 1943 में इसकी कमान, 1943 में रास बिहारी बोस के पास आई कमान। रास बिहारी बोस उसके अध्यक्ष बने। बोस क्या बने? बोस उसके अध्यक्ष बने। लेकिन उनको पता था कि यह काम करने के लिए सबसे उपयुक्त आदमी 1943 में ढूंढा गया, और वो भी सिंगापुर में। सिंगापुर में ढूंढा गया। नाम क्या था जी? सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी के अध्यक्ष, INA इंडियन नेशनल आर्मी के अध्यक्ष बने। यहां पर इन्होंने 3 ब्रिगेड बनवाई। नेहरू ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। ब्रिगेड क्या होती है? जैसे आज की डेट में कोर चलती है ना, कोर चलती है वो, मतलब कोर का मतलब नहीं समझे। जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ठीक है, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, ऐसे ही नेहरू ब्रिगेड यानी नेहरू रेजिमेंट। बर्थ कहां पे हुआ था? कटक में। कटक कहां? उड़ीसा। ये लल्लू वाले सवाल मत करो, ध्यान दो यहां पे थोड़ा सा, है ना, ध्यान दो यहां पे। नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, एंड इसके अलावा इन्होंने सुभाष ब्रिगेड भी बनाई थी। सुभाष ब्रिगेड भी बनाई थी। और महिलाओं के लिए इन्होंने यहां पे लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई। लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनवाई थी। इसको लिखवाने का कारण 2023 के मेंस के पेपर में पूछा गया था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के बारे में, इसलिए लिखवाया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज, इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। लेकिन आजाद हिंद फौज के रियल फाउंडर कौन माने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? सुभाष बोस को। सुभाष भाई अपने खास आदमी हैं, याद रखना, सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र बोस खास आदमी है, ठीक है, याद रखिए। एक बच्चा कह रहा है आप ये क्लास रेगुलर क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि अच्छी चीजें अक्सर लिमिटेड होती हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी आए। हम जस्ट बात ये है कि टाइम मैनेज नहीं होता है, बट धीरे धीरे थिंग्स विल बी मैनेज्ड। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, हर एक पेपर के लिए बहुत जरूरी है, मतलब आप समझ नहीं सकते कितना जरूरी है, ठीक है। मैं इसकी दूसरी सीरीज थी, इससे पहली वाली सीरीज भी ले चुका हूं, इसी की 2 वीडियोस में जाके मैंने भारत की समितियों को मैंने कंप्लीट किया है, तो कृपया करके यार आप सभी उनको जरूर देख लेना, ठीक है। इससे पुरानी सीरीज भी, इससे पहले यूनेस्को मैंने कराया था, उससे पहले साइंटिफिक नेम्स मैंने कराए थे, कंप्यूटर एब्रीविएशन मैंने कराई है, इंपोर्टेंट बुक्स कराई हैं, आर्ट एंड कल्चर कराया है, ठीक है। अब अगली जो क्लास होगी वो आपकी होगी, मतलब ये जो क्लास चला करेगी फ्राइडे और सैटरडे में चला करेगी, ठीक है। और फ्राइडे और सैटरडे में 2 दिन धुआंधार तरीके से मजा आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं jeetrana.77 पर, और वहां पर अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड करी है जो हिस्ट्री के एक फैक्ट को रिलेट करती है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, उसको जरूर देखना, jeetrana.77 क्लासिकल वीडियो। आपको वहां पता लगेगा कि समाज में चल क्या है, ठीक है, चलो जाके देख लीजिएगा। और बाकी भाई ये सीरीज मुझे अच्छी लगी, जो स्टैटिक जीके आपको इस लेवल से कराई जा रही है, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि यह कोई आम क्लास नहीं है।